Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. In this, we talk about the news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say in every system, there has to be a congruence between the way people make wealth and the way they govern themselves. If the political and these systems are dissimilar, one will eventually destroy the other. When we're talking about conflict in every system, there has to be congruence, and the congruence between the way people make wealth and the way they govern themselves. And if the political and economic systems are dissimilar, one will eventually destroy the other. Another conflict is conflict by avoiding law or arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. We are joined in our studios by esteemed guests. We got Ashok Yadav ji from the Samajwadi Party. Ashok Yadav ji, namaskar. Welcome to the show. We got Ruben, yes, Ashok Yadav ji. Ruben Mascarenhas, welcome to the show. You are coming, Ruben, after a long time. बहुत दिनों के बाद आप आ रहे हो Ruben ji. Fantastic. So we'll start with you, Ruben ji. Ruben ji, जिस प्रकार से आप देखोगे दिल्ली में मोदी साहब ने जिस प्रकार से कहना कि केजरीवाल जी, the entire चीज को, एक correct politics of Kejriwal is over, the end of the era of Kejriwal ji, the top leadership of Aam Aadmi Party losing the elections. How do you see Arvind Kejriwal जी का future आप कैसे देखते हो? Ruben Mascarenhas जी. देखिए, धन्यवाद प्रदीप जी, आपने यहाँ पे मुझे बुलाया. आई एम रियली प्रिविलेज्ड टू बी हियर. देखिए, पिछले 2 महीनों से मैं दिल्ली में था. मैं वहाँ पे हमने ग्राउंड पे काफ़ी अच्छी कैंपेनिंग की और जनता का जो जनादेश है वो सिर आंखों पर हम उसे स्वीकारते हैं. और जहाँ कहीं हमारी कमी पड़ी, जनता ने हमें 10 साल सेवा करने का मौका दिया, उससे पहले ऑलमोस्ट 12 साल. इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं. और जो भी हमारी कमियां थी, हम उसके ऊपर विश्लेषण करके हमारे संगठन को और मजबूत करके आने वाले चुनाव हम लड़ेंगे. आम आदमी पार्टी, देखिए, हार कर भी हमारे पास 44.2% वोट है. ये कोई छोटा वोट नहीं है कि बीजेपी को उतनी सीटें मिली है क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, जिसके कारण छोटे से अंतर के कारण के बावजूद भी उनको ज्यादा वोट्स आते हैं. सो आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स वी मस्ट सी दैट द आम आदमी पार्टी इज हियर टू स्टे. द बीजेपी, लेट्स नॉट प्रिटेंड दैट दिस वाज सम सॉर्ट ऑफ अ नॉर्मल इलेक्शन जहाँ पे मनी, मसल पावर और डिवाइसिव एजेंडा का यूज नहीं हुआ. यहाँ पे सब कुछ हुआ. यहाँ पे आप अगर देखें तो बीजेपी ने एक दिल्ली के जो लोग हैं उनके सर पे बंदूक रख दी कि अगर ये चुनाव में वापस से अरविंद जी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, केजरीवाल जी वापस मुख्यमंत्री बनते हैं, तो हम उनको काम करने नहीं देंगे. और इसी के फलस्वरूप जो एक तबका है जिसे ये लगा कि कुछ रियल पावर जो है वो जीएनसीटीडी अमेंडमेंट के बाद मोदी सरकार के पास है, और मोदी सरकार वैसे भी इनको काम करने नहीं देंगी, इसीलिए ये उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया है. तो ये एक तरफ से अगर आप देखें, हमको काफी अच्छा सपोर्ट मिला. 3 बार मोदी जी और बीजेपी के नाक के नीचे जीत पाना और अभूतपूर्व जीत दर्ज करना, चाहे वो 67 सीट्स हो, चाहे वो 62 सीट हो. और अभी हम आज भी देखें तो 22 सीटें हैं आम आदमी पार्टी की, और काफी सारी सीटें हैं जो बहुत ही कम मार्जिन से हम हारे हैं. तो जो भी है, इसका हम आकलन करके वापस से काम करके हम जनता के बीच जाएंगे. जैसे कि आपको पता है कि सेक्रेटेरिएट बीजेपी ने जैसे कि सील कर दिया है. आपको जैसे पता है कि 7 दिन हो गए, आज 7वां दिन है, अभी तक मुख्यमंत्री का कोई नामो निशान नहीं. जो एमएलएज हैं उन्होंने शपथ ग्रहण नहीं किया. तो दिल्ली में देखिए, बीजेपी के पास नियत नहीं है. बीजेपी को केवल लूटना है. और बीजेपी ने खुद मोदी जी ने कहा कि केजरीवाल जी के कल्याणकारी कार्यों को हम वापस जारी रखेंगे. तो ये
एक तरफ से एक इनका सर्टिफिकेट है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद जी ने अच्छा काम किया, लेकिन जो भी है निराशाजनक तो है ही रिजल्ट। जो जो जितनी हमें अपेक्षा थी उतना हमें सीट नहीं मिली, और एंड वी आर ग्रेसफुली एक्सेप्टिंग दैट। बट मोर देन एवरीथिंग एल्स आई थिंक सक्सेस केम टू अस वेरी इजीली व्हेन वी स्टार्टेड दिस मूवमेंट। जब हम 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट शुरू हुआ था, हमको ये भी पता नहीं था कि हमारे कितने लोग सुन के आएंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि इतने कम समय में पार्टी ने 3 बार दिल्ली में सरकार बनाया, पंजाब में पहली बार हम ऑपोजिशन में बैठे, उसके बाद पंजाब में सरकार बनाया, गोवा गुजरात में हमारे एमएलएज हैं, जम्मू कश्मीर में हमारे एमएलएज हैं। तो आई थिंक पार्टी आज एक नेशनल पार्टी है इंडियन पॉलिटिक्स में। और अगर आप स्टार्टअप का भाषा अगर आप अपनाएं तो ये हम एक डिसरप्टर है नेशनल पॉलिटिक्स में, और ये हमारी पहली डिफीट है हमारी इनकम्बेंट गवर्नमेंट की। और ये भी एक पार्टी के एवोल्यूशन का ग्रोथ है, ये भी पार्टी का इंस्टीट्यूशन और स्ट्रेंथन और रोबस्ट रहेगा। And I have no two ways about it. I think it's just a matter of time before we are elected again in Delhi. You traveled and campaigned the length and breadth of Delhi. That's true. You were there. You were there everywhere. Now, how do you see? Because Congress versus Aam Aadmi Party और Congress जितने alliance है, India alliance के लोग सब आपके साथ थे. You had Akhilesh Yadav ji, you had UBT, Uddhav Balasaheb Thackeray, you had all the alliance partners with you. नाउ ये क्या आगे जाके ये इंडिया अलायंस का आप कैसे देखते हो? बिकॉज कांग्रेस वाज मोर हैप्पी दैट यू लॉस्ट रादर देन देम गेटिंग 0. उनको बहुत खुशी थी कि देखो यार आम आदमी पार्टी हार गया. हाउ डू यू सी दैट? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट कि हमें लगा कि कांग्रेस थोड़ी परिपक्वता दिखा करके, थोड़ी मैच्योरिटी दिखा करके वो जो चुनाव जो है वो चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि कांग्रेस ने अगर वोट काटे तो वो आम आदमी पार्टी के ही वोट काटे, और उससे बीजेपी को ही फायदा जो है पहुंच गया। तो कांग्रेस के एक तरफ से एक हिपोक्रेसी है, उनकी एक वेरी हिपोक्रेटिक उनका स्टांस रहा है कि जब कांग्रेस के लोग हारते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं ये बीजेपी की बी टीम है, और जब कांग्रेस के कारण कोई और ऑपोजिशन पार्टी हारती है और बीजेपी जीतती है तो वो उन पे लागू नहीं होता। तो ये तो जनता देख रही है कि अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है, वो जो रीजनल फोर्सेस हैं वो हरा सकते हैं। और कांग्रेस को अगर लगता है कि उनको जितने सारे सीट मिले हैं लोकसभा में वो केवल राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के कारण मिला है, तो वो गलत है। उनको इतनी सीट मिली है क्योंकि अलायंस का वोट ट्रांसफर हुआ है, और ये भूल रहे हैं। तो आई थिंक ऑल सेड एंड डन, आम आदमी पार्टी हार के भी हमारा 44.2% वोट शेयर रहा। हमने हमारे काम के ऊपर हम जनता के बीच में गए। अरविंद केजरीवाल एक अकेले ऐसे हमारे एक लीडर हैं और मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये कहा कि अगर मैंने काम नहीं किया है तो मुझे वोट मत दो। क्या मोदी में हिम्मत है? क्या अमित शाह में हिम्मत है ये भाषण देने की? तो लेट्स नॉट थिंक दैट दिस वाज लाइक अ नॉर्मल इलेक्शन। बीजेपी ने संसद का दुरुपयोग किया। चुनाव के प्रचार के बाद जो साइलेंस पीरियड है, साइलेंस पीरियड में रिस्पॉन्स टू द प्रेसिडेंट्स एड्रेस में मोदी जी ने संसद का दुरुपयोग किया एक कैंपेन करने के लिए। पूरा दिन उस पे उन्होंने फोकस किया केजरीवाल को अटैक करने में संसद में। उसके बाद बजट जो है, बजट को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रोकना था, लेकिन बजट नहीं रोका। बजट के भी अनाउंसमेंट उन्होंने की, दिल्ली इलेक्शंस के बाद वो बजट हो सकता था। तो बीजेपी ने सारे पैतरे अपने आजमा दिए, गुंडाई पे उतर आए। आपने तो देखा ही है कि दिल्ली में बीजेपी के गुंडे कैसे हमारे कार्यकर्ता के साथ भिड़ते थे, अटैक करते थे, किस प्रकार से, चाहे वो प्रवेश वर्मा हो या मंजिंदर सिंह सिरसा हो या बीजेपी के कोई बाकी कैंडिडेट भी। लोगों ने बाकायदा एक शीट बना के, एक कार्ड बना के वहां पे एंट्रीज की है, और लोगों को पैसे दिए हैं, पैसे बांटे ऑफिशियली पुलिस के कारण। इलेक्शन कमीशन, ये एक ऐसा इलेक्शन होगा कि पहली बार
कि एक सिंगल एफआईआर जो है बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने दर्ज नहीं कराई। क्या आपने ऐसा इसके पहले सुना है? और खुद जो है पुलिस बीजेपी को संरक्षित कर रही है। तो सारे पैतरे आजमाने के बाद भी अगर बीजेपी को केवल 46% वोट मिलता है और आम आदमी पार्टी को 44.2% वोट मिलता है तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। लेकिन एज दे से इन पॉलिटिक्स दैट देयर आर नो कंसोलेशन प्राइजेस इन पॉलिटिक्स, हम हमारी हार स्वीकारते हैं और जो भी हमारी कमियां थी हम उसे दुरुस्त करके संगठन को और मजबूत करके और मजबूती से हम जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि बीजेपी के पास जनादेश है लेकिन नियत नहीं है। ये लोग लूट खसूट में अभी से आप देख रहे हैं कि पावर कट शुरू हो गए हैं, अभी से अडानी को देने की बातें शुरू हो गई हैं, अभी से आप देख रहे हैं ये मोहल्ला क्लिनिक को आरोग्य मंदिर का नाम दे पा रहे हैं। दे दिया आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना अनाउंस भी कर दिया उन लोगों ने। गुड लक टू दैट। मतलब इसका मतलब यह है कि उनके पास खुद काम दिखाने के लिए उनके पास कोई काम नहीं है। इसके लिए हमारे काम के ऊपर वो अपना जामा पहना के बस वो अपना काम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने वैसे किया ही क्या है देश में? दूसरों के काम को खुद का बता के उसको मार्केटिंग करके मार्केट किया है। तो रूबन जी आप लेट मी फिनिश। मैं ये आज एक भविष्यवाणी, वैसे मैं ज्योतिष तो नहीं हूँ लेकिन मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि नेक्स्ट 1 साल में जिस तरीके से बीजेपी ठीक तरीके से गवर्न कर नहीं पाएगी, इसके बाद एलजी जो है रोड़े नहीं डालेंगे। हमने भी देखा किस प्रकार से एलजी ने रोड़े डाले, किस प्रकार से एक संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया। इसके बावजूद भी 1 साल में आप देख सकते हैं कि पूरी दिल्ली में त्राही मच जाएगी। सारे जो योजनाएं हैं उसको बंद करने की कोशिश बीजेपी करेगी। झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर जो है वो चलाए जाएंगे और एक तरफ से जनता यही विचार करेगी कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अच्छे थे और ये जो भी तबका हमारे विरोध में जिसने मतदान किया है वो हमारे पास वापस से आ जाएगा। यही मेरा पूरा विश्वास है। यही मेरा जमीन के ऊपर काम करने का आकलन है। I want to ask you one more question before I go to Dwivedi Saab, Sanjay Dwivedi from the UBT. International relations में you got a very fine knowledge, Ruben Bhaskar साहब। बात यह है कि US visit और France visit उससे पहले बीजेपी एंड मोदी जी क्लेम्स इट्स अ फैंटास्टिक, एक जबरदस्त पॉलिटिकल एंड यू कैन से इंटरनेशनल रिलेशंस में एक लैंडमार्क तरीके से विजिट हो गया। उस चीज को आप कैसे देखते हो? बिकॉज आज भी योर पंजाब सीएम हैज क्वेश्चनड व्हाई आर द एयरक्राफ्ट लैंडिंग इन पंजाब वेयर मैक्सिमम गुजरात के लोग वहां पर। तो ये सब कैसे दिखते? फर्स्ट फ्रांस विजिट, यूएस विजिट एंड नाउ जिस प्रकार से और 2 जहाज जैसे आज लैंड करने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके। रूबन भास्करन साहब देखिए 2-3 चीजें। एक तो जिस प्रकार से ट्रंप के चुनने के बाद जो उन्होंने नीतियां अपनाई हैं और खासकर भारत के मूल के लोगों को जो गैर कानूनी घोषित करके जिस प्रकार से उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। देखिए अगर कोई गैर कानूनी रूप से अंदर से डंकी रूट जिसे कहते हैं अगर वो अंदर आता है तो डेफिनेटली उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उनकी जो डिग्निटी होनी चाहिए वो डिग्निटी बरकरार होनी चाहिए। वो इंसान है और केवल वो भारतीय है, इसके लिए जिस तरीके से एक उनको टारगेट किया जा रहा है उसके विरोध में मोदी जी का एक भी बयान नहीं आया है, नंबर 1। ठीक है, इट इज शेमफुल जिस तरीके से वो लोगों को जिस तरीके से डिपोर्ट कर रहे हैं आउट ऑफ द यूएस, खासकर भारतीय मूल के लोगों को, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर मोदी जी ये कहते हैं कि भारत में 10 साल में उन्होंने इतना कुछ कर दिखाया तो लोग जा ही क्यों रहे हैं यूएस? लोग इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि खुद मोदी के बीजेपी शासित प्रदेशों में हालत बद से बदतर हो रही है। ये केवल मार्केटिंग और पीआर की सरकार है, जमीन पे इनका कुछ काम नहीं है, जमीन पे लोगों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया और इसीलिए लोग हताश निराश होके जो है बाकी इसमें जा रहे हैं। बट और तो और आप में ये तो हास्यास्पद आपको मुझे देखने को मिला और मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि आज जब हम स्कूल में जाते थे और स्कूल में हमारी टीचर हमको पूछती थी कि आप 4 वाक्य बताओ पेड़ के बारे में, गाय के बारे में, तो हम 4 वाक्य बताते थे
उसको हमें उसके पहले हमको पता नहीं था कि क्या बोलना है, उसके बाद में हमको पता नहीं क्या बोलना है, हम बच्चे थे तो बोलते हैं। तो आज जैसे आप देखिए, अगर अडानी के ऊपर जब ये सवाल पूछा गया तो मोदी जी ने ये कहा कि अडानी उनका पर्सनल मैटर है और जो देशों के मुखिया जो बैठते हैं वो अडानी के ऊपर नहीं बैठते। यहाँ पे किकबैक्स की बात हो रही है, यहाँ पे अडानी को मुनाफे की बात हो रही है, यहाँ पे भारत सरकार को आय का नुकसान हो रहा है। तो ये एक तरफ से आज मोदी जी ने तो मजाक बना के रख दिया कि कहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी हुआ करते थे जो एकदम सटीक विश्लेषण दे सकते थे, लेकिन हमने देखा बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, बिना मैनेज किए हुए गोदी मीडिया के प्रधानमंत्री तो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। प्रधानमंत्री को सीधा सीधा जो सवाल पूछा, वहां पे देखो, वहां पे आप खुद जर्नलिस्ट हैं, क्या किसी ने पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी आम कैसे खाते हैं, कि आप क्या करते हैं? तो आई थिंक ऑल सेड एंड डन, ये एक तरफ से मोदी जी ने भारत को एक मजाक बना के रख दिया है इंटरनेशनल स्तर पे। और जो हमें अपेक्षा थी कि जो टैरिफ में कुछ कटौती होगी, बिल्कुल नहीं, अमेरिका ने टैरिफ जो है बढ़ा दी है और एक तरफ से हम जो है उसको compete नहीं कर पा रहे। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया को और नरेंद्र मोदी ने कुछ हासिल किया है अपने इस यूएस ट्रिप पे। I'll come back to you about Vice President धनखड़ साहब जिस प्रकार से बोले थे कि you don't require the Chief Justice of India for appointment of executive appointment. I'll come back to Robin साहब। द्विवेदी साहब, संजय द्विवेदी साहब फ्रॉम द यूपीटी। द्विवेदी साहब, बार बार सबसे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हार पर उद्धव बाला साहब ठाकरे ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वजह से हार होगा। 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज उन्होंने कहा, 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज है जिसने कांग्रेस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया, जहां आम आदमी पार्टी का हार फैसिलिटेट किया। द्विवेदी साहब, किस प्रकार से देखते हो इस चीज को आप? आगे जाके क्या ये जो झगड़ा है उस मिट जाएगा? देखिए, इंडिया मैं प्रदीप जी बात शुरू करने से पहले आपकी बात को मैं जवाब दूंगा, फिर बाकी बातें मैं करता हूँ। हाँ। इंडिया गठबंधन एक है, कांग्रेस हमारी राष्ट्रीय पार्टी है जो कि बड़ा दल है। हाँ। उसके प्रतिपक्ष के नेता हैं। तो आज की डेट में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है कि देश में जो स्टेट है, जो हमारे राज्य हैं, उसमें किस तरह की राजनीति पॉलिटिक्स की जाए गठबंधन की, किस तरह से हम आम आदमी को अपना विश्वास दिला सके। जैसे हमने लोकसभा चुनाव में एक गठबंधन बनाया, जो पिछले दो चुनाव में इनके प्रतिपक्ष के नेता ने कांग्रेस का नहीं बन पा रहा था, लेकिन इंडिया गठबंधन बना तो आज प्रतिपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी बने। और हम लोगों की तरफ से बोलते हैं सदन में, माननीय प्रियंका गांधी जी बोलती हैं, देश की समस्याओं के लिए बोलती हैं। तो अगर हमको स्टेट में जीत हासिल करनी है तो माननीय सोनिया गांधी ने 2009 में जब हमारी इनकी कम सीटें आई थी कांग्रेस की, तो उन्होंने गठबंधन की सरकार 5 साल चलाई थी और बड़ी अच्छी सरकार चलाई थी। तो उनसे माननीय सोनिया गांधी से सीखना चाहिए, राहुल गांधी को, खड़गे जी को, कि हमें जो स्टेट हमारे हैं, स्टेट में जहां आप अभी किसी को डेवलप नहीं कर पाते हैं, अगर हम गठबंधन से नहीं, जैसे उत्तर प्रदेश में आइए, अगर समाजवादी पार्टी यहाँ पे बड़ी पार्टी है तो आपसे गठबंधन आपको करना पड़ेगा। अब मध्य प्रदेश में आप बड़ी पार्टी हैं तो आपको गठबंधन करना पड़ेगा दूसरी पार्टियों से। हरियाणा में क्या हुआ, समाजवादी पार्टी आपसे गठबंधन नहीं किया। महाराष्ट्र में क्या हुआ, आपने कहा साहब हमारा अभी हम जीते नहीं लेकिन हमारा बनेगा, हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, जबकि उद्धव ठाकरे पूर्व मुख्यमंत्री थे। अगर उनके नाम की घोषणा की जाती, ये मैं उनको कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं एक जनरल सी बात कर रहा हूँ कि ये जनरल सी बात है। अगर उद्धव ठाकरे जी को की घोषणा की जाती तो शायद जो हार हुई है इस तरह की हार नहीं होती। दिल्ली में आप आइए, दिल्ली में भी यही काम किया, माननीय उमर अब्दुल्ला समर्थन दे रहा है, अखिलेश यादव समर्थन दे रहा है, माननीय उद्धव ठाकरे जी समर्थन दे रहे हैं, बाकी जितने विपक्ष के नेता माननीय ममता बनर्जी समर्थन दे रही। आप सिर्फ उनको हराने के लिए, हराने के बाद आप खुशियां मना रहे हैं। तो शायद ये अचंभित करने वाली बात है कि आज बीजेपी की सरकार वहां बनी तो वो चाहे वो, अब मैं इस पे आता हूं। देखिए 12 साल सरकार चली माननीय अरविंद केजरीवाल की, एलजी का क्या रुख रहा। हम सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल जी गए, वहां पर मुख्यमंत्री को अधिकार दिए गए, लेकिन उन्होंने अध्यादेश लाके उस चीज को फिर माननीय एलजी के सुपुर्द कर दिया। अब एलजी क्या स्थिति रहेगी ये एलजी साहब बताएंगे। मैं अभी एक बात कह रहा था
कि माननीय मोदी जी का बड़ा सम्मान हो रहा है, होना चाहिए भाई, हमारे प्रधानमंत्री हैं। अब आपको याद होगा जवाहरलाल नेहरू या मनमोहन सिंह जब अमेरिका वगैरह जाते थे तो वहां के राष्ट्रपति उनका आगमन करते थे, कहां से, एयरपोर्ट पहुंच के आगमन करते, शायद आपको याद होगा। तो इतना बड़ा सम्मान मिलता था। तो ये सम्मान अगर आपको मिल रहा है, देखिए कोई प्रधानमंत्री बने देश का तो उसका सम्मान विदेशों में निश्चित है। आप चूंकि आप तो पीआर करके मीटिंग करते हैं, भारतीय लोगों को बुलाते हैं, एक पूरा एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हम भारतीयों से बात कर रहे हैं, लेकिन शायद इसका दिखावा किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया जो आप करते हैं। खैर कोई बात नहीं, आपका अपना वो है। अभी आपने एक बात कही, डॉलर आज 87.50 हो गया। अभी हमारे अमेरिका से माननीय ट्रंप जो इनके बड़े खास थे, जो ट्रंप यहाँ पे आए थे, जिसके लिए गुजरात में पूरा सड़कें बंद कर दी गई थी, पूरा सब सफाई कर दी गई थी, उनका स्वागत किया था, ट्रंप से मिलने भी गए। आज क्या हो गया ट्रंप से मिलने का? गुजरात से सबसे ज्यादा आदमी अगर जाता है अमेरिका वगैरह तो वो गुजरात से जाता है। और 2014 से पहले माननीय मोदी जी ने उनसे कहा था कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं वीजा का पूरा इंतजाम करूंगा और उसके लिए देश का कोई भी व्यक्ति अगर वहां जाएगा तो सम्मान से जाएगा। आज किसका सम्मान गिर रहा है? हथकड़ी बेड़ियां लगा के एक हवाई जहाज आया यहाँ पे, हथकड़ी बेड़ियों में लोग उतरे, तो क्या इसका क्या मैसेज जाता है पूरे देश में, पूरे विश्व में क्या मैसेज जा रहा है कि आपके जो ट्रंप से संबंध कैसे हैं कैसे नहीं है? तो निश्चित आप जान लीजिए, आप प्रधानमंत्री हैं, इतना अहंकार मत पालिए, इतना अहम मत पालिए कि आप तानाशाही को उतर आए। आपने इससे पहले भी देखी सरकारें देखी होंगी, इंदिरा गांधी जी को देखा होगा जिन्होंने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को जिनेवा शिखर वार्ता के लिए भिजवाया था। माननीय राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को ट्रीटमेंट के लिए एक संसदीय दल में शामिल करा के उनको विदेश भेजा, जहां उनका इलाज कराया गया। तो संसदीय परंपराएं तो ये है, लेकिन आज संसदीय परंपराएं क्या है? अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो। अब शराब की बात नहीं हो रही, शराब घोटाला जो है समाप्त हो गया। उधर शिबू सोरेन का भी जो घोटाले थे वो समाप्त हो गए, अनिल देशमुख में जो घोटाले थे वो समाप्त हो गए। तो इस तरह के भ्रष्टाचार वाले घोटाले आप लगा के, आरोप लगा के, जेल भेज के, जेल में डाल के, इस तरह की जो विपक्ष की अब तो तमाशा बनाए हुए हैं, विपक्ष को भ्रष्टाचारी बताने जा रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता। आपने इतनी कोशिश की, अगर तब भी आप देखिए जो वोट ऑफ परसेंटेज आया है, चाहे बीजेपी हो आम आदमी पार्टी को, कितने परसेंट का अंतर है? देखिए हार जीत एक अलग होती है कि हम 48 सीट जीत गए, आप जीती 22 सीट जीती, तो इसका ये मतलब नहीं कि जनता ने आपको स्वीकार किया। 1000 वोट से भी जीत हार होती है, 500 वोट से जीत हार होती है, 4000 वोट से भी जीत हार होती है। तो ये जो जीत हार है, इससे ये नहीं कि आपको चुन लिया। लेकिन मैं कांग्रेस की सबसे बड़ी बात कहूंगा, कांग्रेस को विचार करना चाहिए, समझना चाहिए, पूरे देश के स्टेटों का परीक्षण करना चाहिए कि कहाँ मजबूत है, कहाँ मजबूत नहीं है, किस स्टेट में किससे गठबंधन हो सकता है, किस स्टेट में हम गठबंधन कर सकते हैं। जब तक ये स्थितियां कांग्रेस अपने अंदर भीतर नहीं लाएगी, या माननीय सोनिया गांधी से नहीं सीखेगी जिन्होंने प्रधानमंत्री पर ठुकरा दिया और उन्होंने गठबंधन की राजनीति करके सरकार चलाई। मनमोहन सिंह पर कितने भी आरोप लगे हों, लेकिन जो मनमोहन सिंह ने जो काम करके 10 सालों में दिखाया, शायद मैं समझता हूं माननीय मोदी जी ने 1 रुपए का वो काम नहीं किया। अगर 52 रुपए उस समय था डॉलर का मूल्य, तो आज 87 रुपए है। आप कहते साहब 1 लाख करोड़ का लोन लेके इन्होंने डीजल और पेट्रोल के दाम कम करा दिए थे। क्या गलत कर दिया था मनमोहन सिंह ने? अगर कहीं से लोन लेके और हम 26 लोन को चुकाएंगे, अगर उन्होंने देश की जनता को सस्ता डीजल और पेट्रोल दिया तो ये तो उनकी महानता हो गई। ये अगर इनके पास अर्थशास्त्री नहीं है, अब आप आइए महाराष्ट्र में बैंक बंद हो गई, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक बंद हुई, बता दिया गया था 6 महीने तक जो है कोई लेन देन नहीं होगा। अब मुझे प्रदीप जी आप एक चीज बता दीजिए, जिन्होंने इनके अलावा कहीं अकाउंट नहीं होंगे, जिनके माता पिता बीमार पड़ जाएंगे, बच्चे बीमार पड़ेंगे, राशन की सुविधा होगी, मेडिकल की सुविधा होगी और तमाम सुविधाएं होंगी, वो पैसा कहां से लाएगा? बहुतों की तो वहां सैलरी पड़ी हुई है। बहुत व्यवसायिक घराने जो हैं, व्यवसायिक लोग जो हैं, उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक में खुलवाए थे। तो देखिए ये मध्यम वर्ग की लाइन लगाए हुए हैं पैसा लेने के लिए। तो ये जो स्थितियां पैदा देश में हो रही हैं, ये अच्छी स्थितियां नहीं है। आप जीत रहे हो, अच्छी बात है,
लेकिन जो देश में जनता के साथ महंगाई को लेके, रोजगार को लेके, क्योंकि रोजगार की बात कहने वाले आप हैं, न कांग्रेस ने कहा, न समाजवादी पार्टी ने कहा, न किसी ने कहा था। 2014 में आपने कहा था हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, तमाम चीजें आपने कही थी। आप नोटबंदी लाए, लोगों ने सहन किया। जीएसटी मनमोहन सिंह जी ला रहे थे, जीएसटी आप उस समय नहीं लाए क्योंकि आपने विरोध किया। आप जीएसटी लाए, आपने दूध दही, भाई अंग्रेजों को मुझे जमाना याद आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुझे जमाना है जिन्होंने नमक पे टैक्स लगाया था, जिसके लिए महात्मा गांधी जी ने विरोध निकाला था, नमक आंदोलन शुरू किया था, जिसमें टैक्स हटाया गया था। आज हमारी जनता दूध दही पे टैक्स दे रही, स्वास्थ्य सेवाओं पे टैक्स दे रही, किसान टैक्स दे रहे हैं। तो थोड़ा आपको रोकना चाहता हूं, दिखाई पड़ रही है देश में। मैं आपको यह पूछना चाहता हूं कि शरद पवार साहब ने जिस मंच पर जाके एकनाथ शिंदे जी का सत्कार किया, महाजी शिंदे अवार्ड दिल्ली में एकनाथ शिंदे जी को दिया, आज भी एकनाथ शिंदे जी आप ही के पार्टी को तोड़ तोड़ कर, यानी इतने सारे, राजन सालवी अब 2 दिन पहले गए, आज भी बहुत सारे कोंकण में बहुत सारे लोग आपके पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे जी ने सही पूछा शरद पवार साहब के कि कौन से गुण आप एकनाथ शिंदे जी के देखे कि ये पार्टी तोड़ने वाले गुण है कि हमारे पार्टी तोड़ो और आप हमारे अलायंस पार्टनर हो, और आपसे ये उम्मीद नहीं थे आप उनको महाजी शिंदे अवार्ड दे। तो उस ये क्या कैसे देखते हो, क्या मैसेज जा रहा है यूबीटी क्या? देखिए, मैं माननीय उद्धव ठाकरे जी के जो उन्होंने कहा, मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि शरद पवार जी सबसे बुजुर्ग नेता हैं, उनकी अपना व्यक्तित्व है और उस व्यक्तित्व के बराबर मैं नहीं हूं, ना उन पे मैं शायद मैं टिप्पणी करने लायक भी नहीं हूं कि उन्होंने वो क्यों वहां पे गए। ये माननीय शरद पवार जी बता सकते हैं कि उनका जाने का मकसद क्या था, क्योंकि उनके संबंध अटल बिहारी आपके माननीय मोदी जी से भी हैं, गृह मंत्री जी से भी हैं, और जितने हमारे व्यवसायिक घराने हैं उनका सभी से उनका संबंध है। तो ये चीज व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन हाँ ये माननीय शरद पवार जी बता सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर हमारे आप पार्टनर हैं, अगर हमारे अलायंस में है, महाविकास अघाड़ी के अलायंस में है, तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए जिससे जनता दिग्भ्रमित हो, देश दिग्भ्रमित हो, और हमारे जो अपने कार्यकर्ता हैं वो दिग्भ्रमित हों कि ऐसे किसी फंक्शन में मेरी समझ में जाने की जरूरत नहीं है और ना ही जाना चाहिए। क्योंकि ठीक है, उन्होंने मेरी पार्टी तोड़ी, बीजेपी ने आपकी पार्टी तोड़ी, तो हम दोनों जो हैं शायद एक ही दुख में दुखी हैं, आप भी दुखी हैं, हम भी दुखी हैं। तो इस तरह के फंक्शन में जाना मेरी समझ में उचित नहीं है। और दूसरे जिस प्रकार से मोदी साहब पे आते हैं, बिकॉज आज क्या कहा है कि वीपी वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब ने कहा कि देखिए हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पैनल में नहीं चाहिए जो एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट करते हैं, चाहे वो सीबीआई के हो, अलग अलग जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स करते हैं, तो उसका जरूरत नहीं। तो कैसे आप देखते हो इस चीज को? बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ एक ऑफिशियल पोस्ट पर बैठा है, वो जस्टिफाई कर रहा है कि सीजीआई की जरूरत नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जरूरत नहीं है सिलेक्शन प्रोसेस में। देखिए प्रदीप जी, हाँ। जब मैंने आपसे बता दिया कि तानाशाही की सरकार है, अहंकार है, अहम है। धनखड़ जी जब पश्चिम बंगाल में थे तो क्या कर रहे थे आपको मालूम होना चाहिए। उन्होंने महामहिम राज्यपाल के जो भी संवैधानिक पद पे होते हुए जिस तरह से उन्होंने वो काम किया, या दिल्ली के एलजी ने 12 साल केजरीवाल के साथ क्या किया, ये सब आप जान रहे हैं। तो इसमें चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन बहुत स्पष्ट मैं बता दूं आपसे कि इस तरह की भाषा शैली माननीय सीजीआई के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, ये चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, किसी को भी देने का कोई दिक्कत, कोई भी मतलब नहीं है। उनके सम्मान में किसी तरह की कोई बात करना मतलब नहीं है। भाई सीजीआई क्यों नहीं शामिल होंगे? आपके हाथ में अगर हम पावर, आपने 10 साल पावर चलाई अपनी, 10 साल में आपने देख लिया कि ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, जितने भी, और अब आप देखिए जो हमारी सेबी की अध्यक्ष जी हैं, सेबी के अध्यक्ष जी हैं, वो अडानी खिलाफ, अगर अडानी खिलाफ कोई दर्ज होता है मुकदमा या किसी खिलाफ कोई दर्ज होता है तो मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, क्या उसकी रिपोर्ट आती है। तो इस तरह से अगर हमारे इन उच्च पदों में व्यक्ति जो बैठे हुए हैं, इस तरह से अगर हमारे वो हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल उनके ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कुछ नहीं होगा,
तो शायद ये देश चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जनता उनके लोगों के ऊपर देखती है, माननीय प्रधानमंत्री को देखती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट जज को देखती है, वित्त मंत्री को देखती है। वित्त मंत्री हमारी प्याज नहीं खाती है, उन्होंने कहा साहब महंगाई प्याज पे बढ़ गई तो हम प्याज नहीं खाती, मुझे इसलिए पता नहीं है। अब वो बैंक जो बंद हुई है, कितने कितने लाख जनता होगी जिनका वहां जमा होगा पैसा, तो शायद उनको इससे भी मतलब नहीं होगा। आरबीआई सभी बैंकों को निर्देश दे चुकी है कि 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक जिसने अकाउंट में लेन देन न किया हो वो अकाउंट बंद किए जाए। हमारी माननीय वित्त मंत्री जी शांत है, तो ऐसी वित्त मंत्री अगर हमारे पास है तो शायद इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, हम लोगों को ना कुछ कह सकते हैं हम लोग। तो मैं जरा रूबेन साहब के पास आता हूं। रूबेन भास्कर साहब, आम आदमी पार्टी। आई वांट टू नो रूबेन जी, आप दिल्ली के हर इलाके में गए कैंपेन के माध्यम से आम आदमी पार्टी के हिस्से बनकर, तो व्हाट आर द फैक्टर? नरेंद्र मोदी साहब ने पहले रेवड़िया बोलते थे, जो केजरीवाल जी के जो पॉलिसीज थे, गरीब कल्याण योजनाएं थे, उसको रेवड़िया बोलते थे। मगर इस इलेक्शन के दौरान हमने देखा कि मोदी साहब केजरीवाल से 2 कदम आगे बढ़कर बोले 200 यूनिट फ्री हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, 20,000 लीटर पानी हम देंगे, आयुष्मान हम 5 लाख से 10 लाख दिल्ली वासियों के लिए करेंगे। तो एक से एक बढ़कर जो आपके कंपटीशन थे उससे जबरदस्त आगे बढ़कर उन्होंने ये गरीब कल्याण स्कीम योजनाएं, तो रेवड़िया बोलने वाले मोदी साहब, ये आपसे भी ज्यादा स्कीम्स किस प्रकार से आप देखते हो? Was it the game changer where BJP was concerned? Robin sir. No, not at all. No, I think not at all, Pradeep ji. You need to understand, like, let me get back. This was not a normal election. This election, the central government misused machinery. This government, the BJP, ended up spending much more than what the permissible amount is. And more than anything else, the machinery was used to the extent that votes were actually deleted systematically in a lot of areas. And while we were able to catch it in time, still substantially that has impacted, because even in a seat like New Delhi, almost 40,000 voters were deleted. 40,000 voters were deleted. So this is not some victory for Narendra Modi's leadership overnight and etc. This is a victory for, sadly, this is a victory for BJP's chal and kapat. Having said that, बीजेपी जो बोलती फिर रही थी कि रेवड़िया है, वही रेवड़िया को बीजेपी खुद ऑफर कर रही है। तो ऐसे कैसे कि जब वो हम ऑफर करें तो वो कल्याणकारी नहीं है, और जब बीजेपी ऑफर करे तो वो कल्याणकारी हो गई। तो ये जो है, जो भी है, हार जीत इलेक्शन में होती रहती है, हम उसको स्वीकारते हैं। बट मोर देन एनीथिंग एल्स, अभी देखते हैं कि अभी दिल्ली में मोदी सरकार भी दिल्ली के पास, स्टेट गवर्नमेंट भी दिल्ली के पास, तो अभी दिल्ली में कोई एक्सक्यूज नहीं है बीजेपी के पास कि वो काम करें या ना करें। तो हम देखें, बीजेपी दिखाए जनता को कि वो अपनी कार्यशैली में कैसे काम कर सकते हैं। अभी तक तो 7 दिन हो गए, अभी तक वो चीफ मिनिस्टर वो जो है डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक जो है एमएलएज ने अपना शपथ ग्रहण नहीं लिया। तो एनीवे, ऑल सेड एंड डन, हम तो तैयार है, आम आदमी पार्टी मैदान में है, और ये हमारे लिए एक लर्निंग पॉइंट है हमारे लिए। हम इससे और स्ट्रांगली मजबूत बन के उभरेंगे, बस इसमें कोई दो राय नहीं है। No, but I would like to, शशि थरूर जी ने एक्चुअली पॉलिसीज जो है मोदी साहब का उसको अपलॉड किया, बोले कि व्हाट मोदी साहब हैज अचीव्ड। एंड जब ट्रम्प कहता है कि मोदी इज अ बिगर नेगोशिएटर एंड अ मोर हार्श नेगोशिएटर, मुझसे भी बड़ा नेगोशिएटर है मोदी साहब, तो दिस इज अ विक्ट्री फॉर इंडिया। द मोदी डिप्लोमेसी हैज वन when Trump acknowledges, the most powerful man acknowledges that Modi is a tough negotiator. तो उस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हो? Because but acknowledgement doesn't mean anything, Pradeep. What has acknowledgement got to do? Look at the tariffs being put against India. Look at the tariffs being put against Indian manufacturers. Look at the import restrictions that are being put by the US. Please understand that, right? And all of this is going to hurt India in the long run. Clearly, Modi, sadly, we saw Modi's ridiculous stance. He couldn't even speak 5 sentences properly without a teleprompter, without somebody prompting him. ये हालत है आपके देश के प्रधानमंत्री की। तो all said and done, I think more than anything else, it is a sorry state of affairs. And जहाँ तक कि we should be looking at Modi taking up the issue of repatriation of Indian origin people whom the
US claims have are illegal there, right? Why is it? ये मुद्दे के ऊपर क्या वो इंडियंस नहीं है? क्या उनके ऊपर एक भी टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता नहीं कर सकता है? हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं कर सकता, हमारे विदेश मंत्री नहीं कर सकते, हमारे प्रधानमंत्री नहीं कर सकते हैं, हमारे गृह मंत्री कर नहीं सकते हैं, और आप कहते हैं कि दिस इज सम सॉर्ट ऑफ एन अचीवमेंट फॉर मोदी? क्या क्या मजाक बना के रखा है कि केवल मोदी जाके वहां पे कोई फैशन परेड लेके वहां पे एक फोटो खिंचाएंगे, दिस इज एन अचीवमेंट फॉर इंडिया? दैट इज नॉट एन अचीवमेंट फॉर इंडिया. वी हैव एक्चुअली लॉस्ट आउट ऑन टैरिफ्स. वी आर एक्चुअली लॉस्ट आउट ऑन अमेरिका बेसिकली बिकमिंग इंसुलर, जहां पे कोविड के बाद where we had an opportunity of India emerging as a China +1, America might not let that happen when it comes to semiconductors, when it comes to our race with regards to technology. All these protectionist policies of Trump and the United States will come back to bite us, and we can't see Modi speak on anything as far as that is concerned. तो मुझे नहीं लगता कि आप प्रदीप जी, I think more than आप एक सीनियर रिपोर्टर हैं, आई थिंक मोर देन लुकिंग एट कि बीजेपी क्या कह रही है, आई थिंक आप उसको इंडिपेंडेंट रूप से देखें कि इंडिया को क्या मुनाफा हो रहा है, कि वेयर आर द जॉब्स, इंडिया में कौन से नए जॉब्स उत्पन्न हो रहे हैं. ये जो भी हम जो भी कर रहे हैं यूएस के साथ, वेयर आर द जॉब्स? मोदी जी ने कहा वो हर साल 1 करोड़ जॉब देंगे, 10 साल हो गए, 10 करोड़ जॉब कहाँ है? ये नामो निशान नहीं है. महाराष्ट्र में रहता हूँ, महाराष्ट्र में बात करूंगा, पहली बार अगर आप एनसीआरबी डेटा देखो, द यंग पीपल आर कमिटिंग मोर सुसाइड्स देन द ओल्ड पीपल as far as the farmers are concerned. यानी आप सोचो कि देश के युवा इतना निराश है कि उसे कोई कुछ अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रहा कि वो खुद को मार रहा है अपने भर जवानी में. तो आई थिंक मोर देन दैट, ये जो मूलभूत इश्यूज है इसके ऊपर मोदी को कहना चाहिए. इलेक्शन में तो हार जीत होती रहती है, ठीक है, हम स्वीकारते हैं. हमारी जो कमियां थी हम उसे जरूर सुधार के जनता के बीच में जाएंगे और जनता फिर से हमें समर्थन देगी. लेकिन बीजेपी को अभी ये दिखाना है कि वो काम कैसे करती है. केजरीवाल जी का रिकॉर्ड अगर वो मैच भी कर पाए तो अपने आप में बड़ी चीज है, लेकिन जैसे कि हमने बार बार कहा है कि बीजेपी के पास नियत नहीं है. बीजेपी को लूटना है, बीजेपी को खरीद फरोख्त करना है, केवल यही आता है उनको. और आने वाले चुनाव में जनता जो है दिल्ली की देखेगी कि बीजेपी के शासन में कैसी बदहाली उन्होंने दिल्ली की जनता पे लाई और केजरीवाल के शासन में कितना सुशासन जो है आम आदमी पार्टी ने जो है अच्छा काम कर दिखाया था. प्राइम मिनिस्टर मोदी, मैं इसके बाद द्विवेदी साहब के पास जाऊंगा. रूबेन साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इलेक्शन कैंपेन ना आपको आपदा का और हर स्पीच वो शुरू करते थे आपदा आपदा आपदा. और उसके बाद अब हो गया कि सीबीसी ऑर्डर्स, फुल स्केल इंक्वायरी, शीश महल पर इंक्वायरी. शीश महल में 77 लाख के टीवी टेलीविजन थे, 50 लाख के सिल्क कारपेट थे, 47 लाख का ब्रास का रेलिंग थे, 12 लाख का टॉयलेट, सोने का टॉयलेट. प्रदीप जी, हमने बार बार कहा है कि ये जो सो कॉल्ड जो शीश महल की बात कर रहे हैं, जाके वहां पे देख लो, ऑडिट कर लो, लेकिन मीडिया को एक्सेस नहीं देते हैं. वो हमने बोला कि मोदी जी के वहां पे मीडिया को एक्सेस देते हैं, दिखाएं कि वहां पे कितना 2700 करोड़ स्पेंड हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के घर पे. उसके ऊपर कोई सवाल नहीं, उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं. और जो आप ये 24 करोड़ का जो आंकड़ा दे रहे हैं, ये 24 करोड़ किसके लिए यूज किया? 24 करोड़ का उससे 50% ऑफ द अमाउंट तो आसपास के जो प्लॉट्स हैं, प्लॉट्स को लिया गया सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव की तरफ से. इसके पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोई ठीक ठाक आवास नहीं था, जहाँ की जब विदेश के जब डिप्लोमेट्स आते हैं, जब स्टेट के लोग आते हैं, उसको आप ठीक तरीके से उनको वहां पे उनका स्वागत कर सके. तो ये एक आई मीन ये ठीक है, अभी ये इलेक्शन का रिजल्ट है, लेकिन ये सरासर गलत है जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये इसका 50 लाख ये है, इसका 50 लाख वो है. हमने तो कहा, मतलब ये क्या सोने का टॉयलेट, क्या बात कर रहे हैं? मतलब हमने तो कहा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप वहां पे उसको एक्सेस करने दीजिए. ये बीजेपी केवल ध्यान भटका रही है. अगर कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है. अपने इतने मोदी जी के इतने काम के 10 साल के काम के बाद भी अगर उनको इसकी सहारा लेना पड़ रहा है तो उनके पास उन्होंने काम ही कहाँ पे किया? उनको तो ये डिस्कशन करना चाहिए था कि देखिए केजरीवाल जी, आपके स्कूलों की तुलना में हमने उत्तर प्रदेश के स्कूल जो है शानदार बना दिए. अगर दिल्ली के लोगों को उत्तर प्रदेश जैसा स्कूल चाहिए तो हमको वोट करें. क्या हिम्मत है उनमें कहने की? क्या हिम्मत है मोदी जी में कहने की? कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया उन्होंने.
गुजरात में जाके उनको एक टेंट का स्कूल, मतलब पूरे के पूरे गुजरात में शर्म की बात है कि इतने साल भी बीजेपी की सरकार और शासन के बाद भी उनके पास एक भी स्कूल का एक भी कमरा नहीं मिला कि वो जाके वहां पे शूटिंग कर पाए। उन्हें एक टेंट के कमरे में शूटिंग करना पड़ा। तो ये तो काम के मुद्दे पे तो इलेक्शन लड़ाई नहीं गया। ये मुद्दा, ये इलेक्शन दिल्ली की जनता के सिर पे बंदूक रख के बीजेपी ने ये इलेक्शन लड़ा कि अगर वापस से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार बनती है तो हम उनको काम करने नहीं देंगे। और दिल्ली की जनता ने मजबूरन जो है बीजेपी को, एक तबके को वोट किया है। और इसके बावजूद भी हार में मैं वापस से दोहराना चाहूंगा, इवन इन डिफीट वी आर एट 44.2%। 44.2%। क्या अगर हमें समर्थन हासिल नहीं होता, क्या इतनी बड़ी संख्या में हमें मतदान होता? तो ये हार जीत तो होती रहती है। हमारे पास फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, जनता का जनादेश सराखों पर। हमारी जो भी कमियां हैं हम उसे दुरुस्त करेंगे, लेकिन बीजेपी को अभी ये दिखाना है कि कौन सी स्टेट में वो क्या काम कर रही है। ना केवल कटेंगे बटेंगे, एक है सेफ है। इसे आप इलेक्शन जरूर जीत सकते हैं, इसे आप नफरत और जहर जरूर फैला सकते हैं, समाज में ध्रुवीकरण करके, समाज में द्वेष फैला के, लेकिन इससे आप जनता के लिए नौकरियों की उत्पत्ति नहीं कर सकते, जनता के लिए स्कूल की उत्पत्ति नहीं कर सकते, अस्पताल की उत्पत्ति नहीं कर सकते, मूलभूत सुविधाओं की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। और यही सवाल जो है जनता मोदी से पूछ रही है। और ये हमें देखना है कि मोदी अभी मोदी के लीडरशिप के अंदर बीजेपी कैसे सरकार में कैसे काम करती है दिल्ली में। I'll come back to you about a local campaign जो आपने किया था, चाहे वो धारावी प्रोजेक्ट के लिए। I'll come back to that. I'll just go to द्विवेदी साहब। द्विवेदी साहब, अडानी वाले इशू जबरदस्त तरीके से उद्धव ठाकरे साहब ने भी और राहुल गांधी जी ने भी उठाया, दोनों ने उठाया कि देखो किस प्रकार से अडानी को हमारे बॉर्डर एरियाज में, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर है, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है, इंडो चाइना बॉर्डर है, जो एक रीजन है जहां जो कंस्ट्रक्शन जोन है, नो डेवलपमेंट जोन है, वहां पर भी अडानी को एनर्जी प्लांट्स सरकार ने वायलेशन ऑफ ऑल जो मिलिट्री प्रिंसिपल्स है करके उनको दे दिया है। तो इस प्रकार से अडानी को सपोर्ट करना, उद्धव जी ने कहा, जिस प्रकार से एक जबरदस्त कैंपेन उद्धव साहब ने धारावी में करा था, तो कैसे देखते हो? क्या ये सरकार, राहुल गांधी जी ने कहा कि ये सरकार तो सिर्फ अडानी के लिए ही बिजनेस करने और अडानी के हर चीज को छुपाने, करप्शन को छुपाने में टोटली व्यस्त है। द्विवेदी जी, कैसे देखते हो आप उस चीज को? देखता हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपने सुना होगा, बिल्कुल, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया। व्यापार शुरू करते करते धीरे धीरे देश की अन्य जगहों में जाने लगे और जाते जाते उन्होंने देश को कब्जा कर लिया, जिसे कहते हैं। देखिए, कोई उद्योगपति हो, कोई भी उद्योगपति जो होता है, उसके लिए सबसे बड़ा जरूरी है उसके लिए अपना भला, देश का भला वो बाद में सोचते हैं। अगर अडानी जी कोई भी उद्योगपति हो, उसको पूरी पावर आप दे दें। जैसे जब 3 बिल आए थे आपके, 3 बिलों में ये था कि साहब किसानों की जो खरीद होगी, जो किसानों का जो धान है, जो भी गेहूं है, वो इनके भंडार गृह में भरे जाएंगे। भंडार गृह अडानी जी अपने बनवाने शुरू कर दिए, बंद हो गए होंगे वो 3 बिल अगर वापस ना आते। तो अगर अनाज इस भंडार गृह में भर गए होते तो शायद आप जो महंगाई आज आप देख रहे हैं, इससे 3 गुनी महंगाई होती है। देखिए, मैं कह रहा हूं आपसे कि किसी भी एक उद्योगपति के पीछे सरकार का लगना ये दर्शाता है कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की, हमारे भारत की स्थितियां बिगड़ने वाली हैं। जनता को इस चीज को समझना चाहिए। मैं किसी उद्योगपति के खिलाफ नहीं, लेकिन विशेष उद्योगपति जब आगे बढ़ता है, उसके हाथ में पूरी पावर आ जाती है। आज चुनाव का देखिए मतलब नहीं रहा, महाराष्ट्र में चुनावों का कोई मतलब नहीं रहा, 2-2 पार्टियां थी, जबकि चुनाव के माध्यम से संविधान बनता है जिसके अंतर्गत पार्टी रजिस्टर्ड होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद वो चुनाव लड़ता है, उसके बाद उतना परसेंटेज जब उसका वोट आता है तो वो रजिस्टर्ड की जाती है, जिसमें उसको एक चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है। अब क्या नियम बन गया कि आप अगर 50 विधायक हैं तो आप 30 विधायक तोड़ लीजिए और पार्टी पूरी आपके नाम हो गई।
अगर उद्योगपति हमारे इस तरह से आगे बढ़ते गए, जैसे 50 होके एकदम होके जो महाराष्ट्र में नारा लगाया गया था, 100 होके एकदम होके संसदों में लगाया गया था, अगर हमारे उद्योगपति इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो हर स्टेट में वो खरीद सकते हैं। उनके जिस पार्टी के विधायक ज्यादा है उस पार्टी के विधायक तोड़ लिया, वो अपना मुख्यमंत्री बना दे, तो वो देश या प्रदेश स्थिति क्या होगी। मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि महाराष्ट्र में जिस तरह की अभी आपने बात की, रेवड़ियां बांटी गई। हाँ। महाराष्ट्र में भी घोषणा की गई थी। महाराष्ट्र में 31 दिसंबर 2024 को एकनाथ शिंदे जी ने घोषणा की थी कि सिर्फ भोजन योजना चलाएंगे, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन कराएंगे, लाडली बहना जिनको उस समय 2,46,00,000 महिलाओं, हमारी बहनों को, माताओं को पैसे वापस उनको दिए गए। लेकिन आज की डेट में 5 लाख हमारी बहनों को के नाम हटा दिए गए। तो क्या ये नहीं लगता है आपको, या देश को जानना नहीं चाहिए कि 5 लाख उस समय क्यों दिए गए? क्योंकि उस समय उनको वोट लेना था। जो हम लोग आरोप लगा रहे हैं नोट के बदले वोट, लेकिन नोट के बदले वोट, तो 5 लाख महिलाओं को क्या रुपए वापस लेगी? 5 लाख महिलाओं की क्या बेइज्जती कराएगी कि आपने उनको ज्यादा पैसे क्यों दे दिए? लेकिन क्यों? उस समय चूंकि चुनाव चल रहा था, उस समय ये नहीं देखा गया। उस समय जो महिलाएं आई, हमको नोट बांटना है, नोट बांटना, और नोट भी केंद्र सरकार द्वारा दिए गए थे। अब आज ये सरकार में जीत गए, धन्यवाद, अच्छी बात, जनता ने उनको जिता दिया। लेकिन आज की डेट में शिव भोजन योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा, दोनों योजनाएं बंद होने के नाम आ गई हैं। और लाडली बहना योजना में जो 1500 की बात की गई थी और उसकी जगह 2100 देने की बात थी, अभी तक शायद वो नहीं दिया, 2100 रुपए नहीं दिए गए, जबकि कहा गया था कि साहब 2100 रुपए जीतने के तुरंत बाद दिए जाएंगे। अब आइए दूसरी बात पे, आप एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थे, 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे, परिवहन निगम इनके पास था। इन्होंने परिवहन निगम में बसों के लिए अनुबंध साइन किए थे जो 2800 करोड़ रुपए ज्यादा। आज देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने, उस 2800 करोड़ रुपए जो डीलिंग हुई थी उस पर इन्होंने एक्शन लिया और इन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी, जांच के आदेश दे दिए। वो जांच कब तक खत्म होगी, देश जानना चाहता है, जनता जानना चाहती है कि अगर इतना बड़ा भ्रष्टाचार, 250 करोड़ का भ्रष्टाचार एकनाथ शिंदे ने किया था, तो शिंदे से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा? अगर उनका नाम धनंजय मुंडे का नाम अगर किसी की हत्या में आ रहा है तो उनसे इस्तीफा क्यों नहीं दिया जा रहा? तो देखिए, आप सरकार बनने के बाद जिस तरह से आप कहते साहब अरविंद केजरीवाल रेवड़ियां बांट रहे हैं, रेवड़ियां बांटने के बाद रेवड़ियां दी, तो आपने तो रेवड़ियां बांटने की घोषणा करने के बाद आपने शिव भोजन योजना चालू नहीं की, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा चालू नहीं की, लाडली बहना योजना में जो आपने 2100 कहे थे वो आपने देने का अभी तक वादा पूरा नहीं किया। तो मेरा कहने मतलब ये कि जो भारतीय जनता पार्टी है, ये सिर्फ क्या है, चाल चरित चेहरा इनका अंतर है। एक हमारे माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो भी यहाँ पे प्रधानमंत्री रहे। देश के बहुत से ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने सार्वजनिक उपक्रम बनाए। उनके मनमोहन सिंह के सामने भी 91 में भी था कि सब सोना चला गया था, स्थिति हमारी कंगाल हो गई थी देश की। और 2004 से लेकर 2014 तक उन्होंने देश को जिस मजबूती में पहुंचाया, क्योंकि वो अर्थशास्त्री है। आज इनके पास कोई अर्थशास्त्री नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी से अगर बात की जाए तो उनको तो कुछ चीजें पता ही नहीं, प्याज नहीं खाते चूंकि, तो उनको महंगाई के बारे में भी नहीं पता है और चीजों के बारे में नहीं पता। एक महाराष्ट्र में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, या इससे पहले 2 बैंकें और बंद हुई। आप मुझे बताइए, अगर किसी का 10 लाख रुपए जमा है तो आपने कहा साहब कहा मैं 5 लाख से ज्यादा नहीं दूंगा, तो ये साहब कौन सी बात हुई? तो जो विश्वास माननीय इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण करके बैंकों को जीता था, जनता के सामने लोन देने की सुविधा दिलाई थी, आज वो चीजें, स्थितियां जो है देश की जनता के सामने एक अजीब टाइप की बनती चली जा रही। लोग पैनिक होते चले जा रहे कि मैं बैंकों में पैसा ना रखूं तो कहां रखूं जाके। अब बैंकों में पैसा अगर आदमी नहीं रखेगा, और अगर रखा और अगर इन्होंने बंद कर दी, अगर उसका 10 लाख रुपए जमा है तो उसे 5 ही लाख रुपए मिलेगा, और कब मिलेगा ये भी भरोसा नहीं। 6 महीने तक उस बैंक पे लेन देन पे रोक लगा दी गई है। उस बैंक में जिन्होंने पैसा जमा किया था
जिन माता पिता भाई बहनों ने हमारे पैसा जमा किया था, महाराष्ट्र की जनता ने उस विश्वास से पैसा जमा किया था, केंद्र सरकार की नीतियों पे विश्वास करके पैसा जमा किया था, मैंने इंदिरा गांधी की नीतियों में विश्वास करके पैसा किया था, जमा किया था। जो कांग्रेस की बार बार बुराई करते हैं, कांग्रेस का अगर आप पूरा देख लें, सुई से लेके आप हवाई जहाज तक बन रहे हैं, भारत अनुसंधान केंद्र बन गए हैं। इन्होंने क्या किया 10 सालों में? कुछ सड़कें बनवा दी, कुछ IIM बनवा दिए होंगे, कुछ मेडिकल कॉलेज बनवा दिए होंगे, कुछ और चीजें बनवा दी होंगी, लेकिन किसी नई चीज का अचीवमेंट, कोई नई चीज, नई परंपराओं का अचीवमेंट। हाँ, एक परंपरा का इन्होंने जागृत की है कि विदेश जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, वहां भारतीयों को इकट्ठा करते हैं, उनके संग बैठ के बातचीत करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये चीज किसी ने नहीं की थी, क्योंकि कोई प्रधानमंत्री जितने भी यहाँ बने हैं वो अपने लिए नहीं बने थे, वो अपने दिखावे के लिए नहीं बने थे, वो देश की जनता के लिए, मध्यम वर्ग की जनता के लिए बने थे। आज पीसीयूष बेचे जा रहे हैं, रेलवे को भी बेचने के है, आपका JNU भी बेचने के। ऑपरेशन टाइगर पे आपके पास आऊंगा, मैं पहले रूबेन साहब के पास जाऊंगा, फिर आपके पास आता हूं ऑपरेशन टाइगर के बारे में। रूबेन साहब, आपने भी पूरे महाराष्ट्र के हर जिले में गए, बहुत सारे असेंबली सेगमेंट्स में गए, आप बीड़ का जो समस्या है, जैसे द्विवेदी साहब ने उसको उठा लिया, बीड़ में धनंजय मुंडे का एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रैकेट वहां पर चल रहा था, एक्सटॉर्शन, वसूली, हर चीज। और फडणवीस साहब कहते हैं कि लॉ विल बी इन्फोर्स्ड, कानून अपना काम करेगा। फिर हमने परवड़ी में वही देखा, लॉन्ग मार्च आ रहा है, क्या कानून, एंड ऑपोजिशन इज टारगेटिंग फडणवीस कि आप कानून को एनफोर्स नहीं कर रहे एंड लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं कर रहे। हाउ डू यू सी मरकड़वाड़ी? थर्ड इज मरकड़वाड़ी प्रोटेस्ट, बिकॉज आपने इलेक्टोरल्स जिस प्रकार से धांधली वहां पर भी दिल्ली में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, राहुल गांधी जी हाईलाइट किए, अब द्विवेदी साहब ने हाईलाइट कर दिया, कैसे उद्धव बाला ठाकरे जी ने हाईलाइट कर लिया। ये 3 इशू पे हाउ डू टेक, व्हाट इज योर टेक रोहन साहब? नहीं, आई थिंक देखिए, ये जैसे जब से महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए हैं, यहाँ पे काम करने से ज्यादा यहाँ पे लूट यहाँ पे मची हुई है। और जो जैसे आप देख रहे हैं, चाहे वो धनंजय मुंडे का मुद्दा हो या सारे जो बीजेपी में जो क्रिमिनल एलिमेंट्स आज आ गए हैं, और ये केवल इनको लूट में इंटरेस्ट है, इनको केवल ना के सरकार में इंटरेस्ट है, ना तो जनता में इंटरेस्ट है। अगर जनता में इंटरेस्ट होती तो वो यहाँ पे इलेक्शन करवाते। मुंबई सहित इतने सारे जो लोकल बॉडीज हैं जहाँ पे चुनाव नहीं हुए हैं, और चुनाव इतने साल हो गए नहीं हुए। नवी मुंबई और औरंगाबाद में तो 5 साल हो गए वहां पे चुनाव नहीं हुए। मुंबई में 3 साल हुए चुनाव नहीं हुए। हाल ही हमने बीएमसी का बजट देखा, बड़े बड़े हमने आंकड़े देखे, लेकिन सच्चाई तो विपरीत है। सच्चाई ये है कि जो डेवलपमेंटल बजट के जो फंड्स है, 50% ऑफ दोस फंड्स आर नॉट यूटिलाइज। तो क्या बात कर रहे हैं हम कि ये बीजेपी बीएमसी को क्या सराहने की कोशिश कर रहे हैं? बीजेपी का तो बीएमसी के ऊपर अभी से ही उनका कंट्रोल है, तो अभी ये क्या चेंज कर रहे हैं कि वो आगे ये चेंज नहीं करेंगे? तो ये बीजेपी की तरफ से फडणवीस जी चाहे जो स्पष्टीकरण देना चाहें वो चाहते हैं। फडणवीस जी ने आखिरकार उनको मुंह की खानी पड़ी, उनको उसी अजीत पवार के साथ उन्होंने सरकार बनाया जिसके खिलाफ वो चक्की पीसिंग कहते थे हर एक रैली में, उन्हीं के साथ उन्होंने सरकार बना दी, जिनके ऊपर उन्होंने 70,000 करोड़ के सिंचन घोटाले के आरोप लगाए, हाउस में इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स भी पेश की, उन्हीं के साथ वो सरकार बना के चला रहे हैं। तो ये बीजेपी की जो बहती गंगा है, ये बहती गंगा में सारे क्रिमिनल एलिमेंट्स, सारे चोर उचक्के सब साथ में मिलके ये एक सरकार चला रहे हैं। इनको जनता के कल्याण के ऊपर कोई यहाँ पे इनका फैसला नहीं है। आप अगर देखें तो मुंबई को और जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं और कमजोर कर रहे हैं। हाल ही हमने देखा जो कस्टम्स के जो ऑफिसेस थी, सेंट्रल ऑफिसेस थी, वो भी शिफ्ट करके दिल्ली ले जा रहे हैं, और उसी पीयूष गोयल ने ये किया है जो मुंबई से एमपी है। तो यहाँ पे मुंबई को कमजोर करने के लिए, मुंबई करों को कमजोर करने के लिए भाजपा तो महाराष्ट्र विरोधी पार्टी है ही, खासकर वो मुंबई विरोधी है। और
ये केवल गुजरात के हित में सोच सकते हैं, महाराष्ट्र और मुंबई के हित में नहीं सोच सकते हैं। ये दुख की बात है कि देश के प्रधानमंत्री सारे देश के होते हैं, ना केवल एक राज्य के। वो एक राज्य से जरूर आएंगे, वो उनकी मातृभूमि होगी, लेकिन ये जब प्रधानमंत्री बनते तो सबके लिए प्रधानमंत्री बनते हैं। और ये दुख की बात है कि आज भी बीजेपी महाराष्ट्र के लोगों के हित को ऊपर न रखकर वो गुजरात के हित को सर्वोपरि मानती है। और तो और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो नौकरियां कहाँ हैं यहाँ पे? जैसे कि द्विवेदी जी ने बात किया कि इलेक्शन के लिए एक तरफ से लांच देने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए इन्होंने सबको जो है लाडली बहन लाड़का भाव योजना पहुंचाया, लेकिन उसके बाद अभी वो शर्त वगैरह डाल करके उसको रोकने की कोशिश कर रहे। जनता पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, जनता जनार्दन देख रही है किस तरीके से बीजेपी ने उनके साथ विश्वासघात किया है। और ये आगे आप देखें कि आने वाले जो कॉरपोरेशन इलेक्शंस होते हैं, जब कभी भी होंगे, मामला न्यायालय में जरूर है, लेकिन जब कभी भी होंगे उसमें बीजेपी की करारी हार होगी। Now, one thing that केजरीवाल साहब और उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, वेरी गुड रिलेशनशिप। बट हाउ डू यू सी शरद पवार जब एकनाथ शिंदे जी को अवार्ड देते हैं, महाजी शिंदे अवार्ड, एंड ही प्रेजेस एकनाथ शिंदे जी की आपका जबरदस्त काम है, जबरदस्त लीडरशिप है, तो हाउ डू यू सी इट? बिकॉज यू आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद उद्धव बाला साहब ठाकरे। नहीं, देखिए, उद्धव जी और अरविंद जी एक दूसरे को सराहते हैं। दो लोग जिन्होंने कोविड के वक्त बेहतरीन काम किया, जिन्होंने बीजेपी के हमले के बावजूद भी वो जमीन पे टिके रहे, ऐसे दो नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी और उद्धव साहब ठाकरे जी। और आपको जैसे कि पता है कि कांग्रेस के विरोध में ये सब इंडिया के घटक दलों ने सपोर्ट किया। मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि इंडिया अलायंस जो है वो बीजेपी को लोकसभा में हराने के लिए है। जमीनी स्तर पे, स्टेट लेवल पे हर एक स्टेट इसका अलग निर्णय लेगी और उसके ऊपर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कहूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि बीजेपी को हराने के लिए सारे जो दल है सबको साथ में आना होगा, सबको साथ में काम करना होगा। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि महाराष्ट्र के चुनाव से, दिल्ली के चुनाव से, हरियाणा के चुनाव से और उसके पहले लोकसभा के चुनाव जो सकारात्मक जो रिजल्ट दिए थे विपक्ष पार्टियों के पक्ष में, ये सब चीज से सीख करके विपक्ष वापस से एक साथ आएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि ये होगा। अन्ना हजारे किस प्रकार से, जब भी अरविंद केजरीवाल को कुछ होता है तो पूरे अन्ना हजारे बाहर निकल के आते हैं वो मंदिर से और फिर वो बोलते हैं कि मैंने अरविंद जी को ये बोला था, केजरीवाल जी को ये बोला। तो हाउ डू यू सी अन्ना हजारे का इफेक्ट, कैसे देखते हो आप? अन्ना हजारे जी एक सीनियर व्यक्ति हैं, उनके प्रति हमें श्रद्धा ही है। और जैसे कि हमने देखा इससे पहले भी जब उनका वीडियो निकला था तो कोई अन्ना जी को कुछ कह रहा था और वो अन्ना उसको दोहरा रहे थे। तो ये जिस प्रकार से उनका दुरुपयोग, उनका जो मिसयूज किया जा रहा है कुछ बीजेपी समर्थित लोगों के द्वारा, ये जनता देख रही है और उसके ऊपर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। द्विवेदी जी, द फाइनल वर्ड फ्रॉम यू। ऑपरेशन टाइगर पूरे सरकार, मोदी जी, अमित शाह जी और पूरे इस स्टेट के पूरे ताकत लगा हुआ है उद्धव ठाकरे जी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ऑपरेशन टाइगर क्या सरवाइव कर पाएगा उद्धव ठाकरे जी? द्विवेदी जी, देखिए वो तो 2019 के बाद से लगा हुआ है और उन्होंने डिस्ट्रॉय भी किया सर। ऐसी बात तो नहीं डिस्ट्रॉय नहीं किया, पार्टी तोड़ ली, चुनाव चिन्ह ले लिया और संगठन का नाम भी ले लिया, लेकिन क्या हुआ सर? तब भी वो खड़े हैं, शिव सैनिक है सर। हम पार्टी नेता नहीं है सर, हम लोग शिव सैनिक है, जमीनी कार्यकर्ता हम लोग हैं, हम जमीन से जुड़े हुए हैं। तो उद्धव बाला साहब ठाकरे ने लड़ाई लड़ी, आज देखिए 20 विधायक हमारे हैं, 10-11 से 11% वोट मिला और हम अगर हारे भी तो कम मार्जिन से हारे, कोई बात नहीं, जनता है, जनता का हम सम्मान करते हैं। जनता ने अगर वोट दिया हमको तो हम उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैं दूसरी बात कहने जा रहा हूँ सर, वीर सावरकर और माननीय बाला साहब, हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे का प्रधानमंत्री नाम लेते लेते थकते नहीं सर।
इतना अच्छा लगता है जब प्रधानमंत्री जी बाला साहब का नाम लेते हैं, वीर सावरकर का नाम लेते हैं, लेकिन साहब भारत रत्न देने में पता नहीं क्यों उनके हाथ कांप रहे। ऐसा लगता है उनको कि साहब अगर हम भारत रत्न दे देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जिस तरह से पेट्रोल डीजल को जीएसटी में क्यों नहीं लाते? आप 3 कानून ले आए, तमाम अध्यादेश आप ले आए दिल्ली के खिलाफ, और आपने एलजी को बना दिया। आप कह रहे साहब विपक्ष विरोध करे, विपक्ष विरोध करने दीजिए। विपक्ष विरोध करेगा तो विपक्ष भी तो सामने आएगा ना। आप पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं ला रहे? क्यों जनता को, जो मध्यम वर्गीय जनता उसको रुला रहे हैं आप? इतना पैसा क्यों उनसे वसूलवा रहे हैं आप? क्या आपके पास कोई अर्थशास्त्री नहीं है? माननीय मनमोहन सिंह जी मृत्यु हो गई, मैं तो कहता था उनको शास्त्री रख लेना चाहिए था। इनको उनसे कुछ सलाह लेनी चाहिए थी देश के प्रधानमंत्री को। अगर अर्थशास्त्री ढूंढिए, माननीय सीतारमण जी से काम नहीं चलेगा, वित्त मंत्री उन्हें रहने दीजिए, लेकिन उनके सलाहकार जो हैं उनको बदलिए। जीएसटी में बात कर रहा था, मूलभूत जरूरतें जो हमारी हैं, दही है, चीनी है, या मतलब दही है, दूध है, या और जो है जरूरतें चीजें जो हैं, इस पे देखिए आखिरी आपका है, इन पे जीएसटी हटाई जाए। इस स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं, स्वास्थ्य सेवाओं पे चाहे आदमी एडमिशन के समय जाए उस पर जीएसटी नहीं लेनी चाहिए, या पानी पीने वाली जो आरओ वगैरह लगती हैं उस पर जीएसटी नहीं लगनी चाहिए। और आपके जो किसान हैं वो अगर ट्रैक्टर खरीदने जा रहे हैं उस पर जीएसटी नहीं लगनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ केंद्र सरकार को, माननीय वित्त मंत्री को, 7 साल उनको हो गए वित्त मंत्री बने, कैसे काम चलेगा? उनको जीएसटी वाली रिपोर्ट निकालनी चाहिए। जो मूलभूत आवश्यकताएं हमारे देश के मध्यम वर्गीय को, गरीबों को, उन पे कम से कम जीएसटी हटा दें। गरीबी हटाओ देश बचाओ के नारा जो माननीय इंदिरा गांधी जी देती थी, बहुत ही हंसी उड़ाते हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन 81 करोड़ जनता को 8-9 साल से अनाज बांट रहे हैं, लेकिन उनकी गरीबी हटाने की चिंता उनको नहीं। उनका कहना है कि इंदिरा गांधी, इंदिरा जी का नारा मोदी साहब पूरा कर रहे हैं। गरीबी हटाने की बात करते तो थे, कम से कम करते तो थे कि गरीबी हटाई जाए। उनके दिल में, उनके मन में एक सोच थी कि गरीबी हटाई जाए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने 81 करोड़ को दे दिया, तो 82 करोड़ हो जाएंगे, तो 83 करोड़ हो जाएंगे। वो अनाज लेते रहें, वोट देते रहें, गरीब बने रहें और गरीब हो जाएं। तो जिस देश का प्रधानमंत्री, अडानी जी आगे बढ़ते जाएं, अडानी जी बॉर्डर पे भी काम ले लें, अडानी जी महाराष्ट्र में भी अपना बिजली वाला काम ले लें, मध्य प्रदेश में भी ले लें, राजस्थान में ले लें, अडानी जी बढ़ते जाएं, मध्यम वर्गीय बेचारे या गरीब अनाज लेते जाएं, अनाज लेते जाएं। तो जो ये फार्मूला माननीय मोदी जी ने सेट किया है, गरीबों को अनाज दो, अडानी को प्रोजेक्ट दो, तो ये प्रोजेक्ट जो चल रहा है खेल, ये शायद मैं समझता हूं आने वाले दिनों में देश की जनता के लिए बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जिस तरह से स्थापना हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस तरह से देश को कैप्चर किया था, और मुझे जो पता है कि सब 200 साल तक छोड़ा नहीं था उन्होंने सर। वो तो महात्मा गांधी जी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बहुत से ऐसे हमारे महान सपूत हैं जो जिन्होंने अपने प्राण की बलिदान दिए। चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने अपने प्राण बलिदान दिए, तब शायद कहीं जाके मजबूर हुए भागने के लिए। तो क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस की शायद आज इस देश में फिर जरूरत है। इस देश में अगर इस तरह की चीजें, सामंतशाही खत्म करनी है, तानाशाही खत्म करनी है, अहंकार, अहम, ये अगर तोड़ना है, तो इस देश की जनता को सोचना पड़ेगा कि हम आगे बढ़ें, आगे आए, और इस तरह की जो चीजें चल रही देश में उसको तोड़ना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इससे नहीं तो देश जो हमारा जो है वो एक ही जगह एकजुट हो, एक ही जगह पहुंच जाएगा, और देश का शायद भविष्य जो हम विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं वो नहीं हो पाए। तो आपको टोटल विश्वास है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे, ऑपरेशन टाइगर और सरकार का पूरा जिस ताकत है यंत्रणा का, वो सर्वाइव कर पाएंगे? द्विवेदी साहब, फाइनल वर्ड। जब अभी तक हमने सहन कर ली सर,
हमने तो आपसे कहा हम शिवसैनिक हैं सर, हम तो सहन करते रहते हैं, सहन कर ही रहे हैं हम लोग। तो देखिए आप जरा कितना हम सहन कर रहे हैं सर। पार्टी भी चली गई, सुप्रीम कोर्ट में CJI भी हमारे चले गए, चंद्रचूड़ जी, वो फैसले ही देते रह गए सर। चुनाव आयोग ने, जबकि उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि विहिप का अधिकार माननीय उद्धव ठाकरे को है, चुनाव आयोग पढ़ने नहीं चाहता सर। और हमारे जो महाराष्ट्र के जो स्पीकर साहब हैं वो भी साहब नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो आप बताइए सर, जब दोनों लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम तब भी लड़ रहे हैं। देखिए तभी हम डिबेट आपके सामने कर रहे हैं। बिल्कुल। उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ के एक नेता बन के, प्रवक्ता बन के मैं डिबेट कर रहा हूँ। देखिए, और जो हमें सही लग रहा है वो मैं बोल रहा हूँ, उसमें कोई बंदिश भी नहीं है, कोई रुकावट भी नहीं, कोई रुकावट नहीं। और एकदम छाती थान कर आप बात करते हैं, जो भी बात करते हो एनफोर्स करते हुए आप द्विवेदी जी, जबरदस्त तरीके से। थैंक यू सो मच द्विवेदी साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू very much. As we always end with a preamble to the Constitution, the preamble which says, "We the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty, and fraternity. Justice that is social, economic, and political. Equality before the law and equal protection of rights." We talk about liberty, we talk about freedom of speech, expression, faith, worship, and belief. And the right to life, liberty, and pursuit of happiness. When we talk about fraternity, we talk about eternal brotherhood, believing in the territorial and political integrity of the nation. To subscribe to Nation Now, you click on to that icon. We, the Nation, are the fastest growing channel of the nation, the fastest growing channel of the nation. And we say, and we always believe that it's the fundamental duty of all political parties to come together to preserve and protect the pillars of the Constitution. Because if the pillars of the Constitution are protected, the Republic survives. If the Republic survives, the people of the Republic survives. That's all from Pradeep Nambiar. Nation Now will come again tomorrow with more news from the nation, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.